आज हम संस्कृत विषय के ऊपर दैनिक पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही एक दैनिक पाठ योजना को भी बना करके देखेंगे कि किस तरीके से हम संस्कृत की दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। मैं ओम प्रकाश रावल, उपाचार्य, आदर्श शिक्षा महाविद्यालय आनंदपुरी से। कई छात्रों के फ़ोन वगैरह आए, मैसेज वगैरह आए कि संस्कृत की पाठ योजना बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, और स्वाभाविक भी है क्योंकि संस्कृत की जो पाठ योजना है जिसमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ और व्याकरण का ज्ञान नहीं होने के कारण संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कैसे करें इत्यादि काफ़ी समस्याएं हमारे सामने आती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दैनिक पाठ योजना के प्रारंभिक क्रम में जब हम कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले एक छात्राध्यापक को श्याम पट्ट पर हमारा पाठ का जो परिचय इत्यादि जो है, जैसे कि पाठ की क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, दिनांक, कालांश, कक्षा वर्ग, समय अवधि, जिस प्रकरण को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि आज हम त्रिवेणी संगम नामक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम लिखना है। विषय जैसे संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृतम लिखना है। इसी के साथ हमारी जो पाठ योजना की जो बुक है उसके अंतर्गत कुछ सोपान दिए हुए होते हैं, जिसमें हमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री हम क्या उपयोग में लेना चाह रहे हैं, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना कौशल, प्रस्तुतिकरण, अनुकरण वाचन। संस्कृत सब्जेक्ट है तो उसमें बच्चों को जो भी कठिन हो उसके लिए काठिन्य निवारण, बोध प्रश्न, मौन वाचन, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य इत्यादि सारे सोपानों से होकर के हमें इस पाठ योजना को पूर्ण करना है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला है संस्कृत भाषायाम प्रति रुचि उत्पादनम, छात्रों की संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पादन करना। दूसरा बिंदु है संस्कृत भाषायाम लिखित गद्य खंडानाम भावानुगुणम विराम चिन्हानां पाठनस्य योग्यता उत्पादनम, संस्कृत भाषा में जो गद्य लिखे गए हैं उनका भावानुरूप विराम चिन्ह इत्यादि की और पाठ को पढ़ने की योग्यता विकसित करना। भाषायाः चतुर्थाणां कौशलानां विकासनम, भाषा के जो 4 कौशल हैं उसका विकास करना। संस्कृतात् मातृभाषायां, संस्कृत से मातृभाषा, मातृभाषायाश्च संस्कृते अनुवादस्य, तथा मातृभाषा से संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से मातृभाषा का अनुवाद करने की योग्यता छात्र को प्रदान करना। कल्पना शक्ति ही सृजनात्मक शक्ति ही संवर्धनम, कल्पना शक्ति का तथा सृजनात्मक शक्ति का उसका विकास करना। संस्कृत व्याकरणस्य सामान्य ज्ञान प्रदानम, संस्कृत व्याकरण का जो सामान्य ज्ञान है वो छात्र को उपलब्ध कराना। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्यानि। छात्रा त्रिवेणी संगम इति पाठने त्रिवेणी संगम इति विषय संपूर्ण ज्ञानम करिष्यति, छात्र जो है वो त्रिवेणी संगम जो पाठ है उसके अंतर्गत त्रिवेणी संगम विषय को ज्ञान कर सकेंगे। छात्रा पाठे आगतानां नूतन शब्दानां अवबोधनम करिष्यन्ति, छात्र जो है वो पाठ के अंदर जो भी नए नए शब्द आएंगे उसका अवबोध कर सकेंगे। छात्राः नूतन शब्दानां स्ववाक्येषु प्रयोगम करिष्यन्ति, छात्र जो है जितने भी नए शब्दों को वो सुनेंगे उसको वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखेंगे। छात्राः त्रिवेणी संगम दर्शनोत्सुकाः भविष्यन्ति, छात्र भविष्य में त्रिवेणी संगम जो है उसको देखने के लिए उत्सुक होंगे। साथ में सहायक उपकरणानि, सहायक उपकरण क्या क्या होंगे, तो श्यामपट्टः, सुधाखंडः, मार्जन, आकुंचन फलकम, पाठ्यपुस्तकम, संकेतिका। पूर्व ज्ञान, छात्राः भारतदेशस्य नदीनां विषये किञ्चित् जानन्ति,
छात्र जो हैं वो भारत देश की जितनी भी नदियां हैं उसके विषय में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। छात्राः स्वक्षेत्रेषु स्थिता धार्मिक स्थानानां विषये अपि जानन्ति। और जो छात्र हैं अपने क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थान हैं उसके विषय में भी जानते हैं। अब अगला आता है हमारा प्रस्तावना कौशल। बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक जो है वो 5 प्रश्न बना करके 4-5 प्रश्न बना करके छात्रों के समक्ष पूछ करके अपनी प्रस्तावना रखता है और समस्यात्मक आने के बाद में उसको पढ़ाना प्रारंभ करता है। पहला प्रश्न है वयम कस्मिन् देशे निवसामः। हम कौन से देश में रहते हैं, निवास करते हैं। छात्रों का उत्तर आएगा भारत देशे है। दूसरा प्रश्न है भारत देशस्य उत्तर दिशायां कः पर्वतः। भारत देश के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है। हिमालय पर्वत। हिमालयात् काः नद्यः प्रवहन्ति। हिमालय नदी की में से हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यासानां त्रिषूणां नदीनां मिलनेन किं भवति। गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के मिलने से क्या बनता है। तो बनता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम विषये भवन्तः किं जानन्ति। त्रिवेणी संगम विषय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो छात्रों के सामने एक समस्यात्मक प्रश्न खड़ा हो गया, जिस वजह से अब आप जो पढ़ाएंगे उसको छात्र पूर्ण उत्सुकता से और ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि आज हमें कुछ नया ज्ञान मिलेगा। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु विषय वस्तु उद्घाटयन्तु सर्वे छात्राः। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का हम उद्घाटन करेंगे, पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। अब जो शिक्षक है, छात्राध्यापक है, वो आदर्श वाचन करेगा। छात्राध्यापक कक्षोचित स्वरेण विराम चिन्हानां भावानुगुणं समुचित स्वरेण शुद्धतया स्पष्टतया च गद्यांशस्य आदर्श वाचनं करिष्यन्ति। सर्वे छात्राः ध्यानेन श्रोष्यन्ति। छात्राध्यापक जो है वो कक्षा के अनुचित स्वर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए भावों के अनुरूप समुचित स्वरों को शुद्ध, स्पष्ट तथा गद्यांश का आदर्श वाचन करेगा और सभी छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है अनुकरण वाचन या अनुवाचन। छात्राध्यापकः क्रमशः कतिपय छात्रान् अनुवाचनाय निर्देशयन्ति। छात्राध्यापक क्रम से कुछ छात्रों को अनुवाचन करने के लिए निर्देश प्रदान करेगा। विद्यार्थी क्रियाएं छात्रा समुचित स्वरेण विषयस्य अनुवाचनं करोति। जो छात्राध्यापक पढ़ेगा, जब बोलेगा, उसी का अनुकरण करते हुए छात्र जो हैं उसका समुचित स्वर से उसका वाचन करेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि जो भी है उस पाठ में उसको संशोधन करेगा छात्राध्यापक। तो छात्राध्यापकः छात्रे अनुवाचने पठितानां अशुद्ध शब्दानां श्यामपट्ट माध्यमेन छात्राणां सहयोगेन च संशोधनं करिष्यन्ति। जो छात्राध्यापक है उन बच्चों के द्वारा जो अनुवाचन किया गया उसमें जिसका अशुद्ध शब्द बोले गए हैं उनको श्यामपट्ट पर लिख करके अशुद्धि का संशोधन कराएगा। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है काठिन्य निवारण। कुछ पाठ में ऐसे शब्द भी आते हैं जो कठिन होते हैं और उनका निवारण करना अनिवार्य होता है। पाठे आगतानां कठिन शब्दानां युक्तिपूर्वकं काठिन्य निवारणं करिष्यन्ति। पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसका युक्तिपूर्वक कठिन जो है उसका निवारण करना है। सबसे पहले शब्द लिखेंगे, उसके अर्थ, किस प्रविधि को लिया गया है और उसमें प्रयोग और मूल्यांकन क्या है। शब्द जैसे कि इत्यासाम, अर्थ होता है आसाम सर्वासाम। इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि है। नदीषु, नदीनाम मध्य, कारक है। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, तो सप्तमी विभक्ति लगी है नदीषु शब्द में। प्रजापति, प्रजानामपति समास है। कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। भारतस्य, भारतस्य कारक कौन सा है,
तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है शिक्षण बिंदु हमारा बोध प्रश्न, कि बच्चों को हमने जो पढ़ाया है उसमें उन्होंने कितना बोध किया है। तो त्रिवेणी संगमे कति नदीनाम संगमः अस्ति, त्रिवेणी संगम में कितने नदियों का संगम होता है। तो विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं तिस्रणाम नदीनाम, 3 नदियों का संगम होता है। तिस्र नद्यः कुतः मिलति, 3 प्रकार की जो नदियां हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो प्रयाग में मिलती हैं। कस्याः नद्याः दर्शनः अंतरचक्षुभ्याम एव भवति, कौन सी नदी है जिसको हम अंतरचक्षु से देख सकते हैं, यानी कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो सरस्वती नदी है जो गुप्त रूप से बह रही है। चौथा प्रश्न है प्रयागे क प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्, प्रयाग में किसने यज्ञ किया था। तो प्रजापति यज्ञम, प्रजापति ब्रह्मा ने वहाँ पर यज्ञ किया था। के नद्योः संगम स्पष्टतया दृष्टिगोचर भवति, कौन सी नदियाँ हैं जिसका संगम स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है, तो गंगा और यमुना। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है मौन वाचनम, छात्र अध्यापक सर्वान् छात्रान् मौन वाचनाय निर्दिष्ट स्वकक्षाया निरीक्षणम करिष्यन्ति, जो टीचर ने पढ़ाया है वो उन छात्रों को कह रहा है कि आप इसको मौन वाचन कीजिए, और तब तक जो छात्राध्यापक है वो उन सभी बच्चों का निरीक्षण करेगा। अगला शिक्षण बिंदु है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नाः, इसके अंतर्गत हम बच्चों को प्रश्न पूछेंगे तथा उनका उत्तर देंगे बच्चे, लेकिन हम उसको स्पष्टीकरण के माध्यम से बताएंगे कि इसका उत्तर यह कैसे है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा प्रयागस्य अपर नाम किम, प्रयाग जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो छात्रों ने बताया त्रिवेणी। अब स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं इसमें कि प्रयागे गंगा जमुना सरस्वती इत्यासाम तिस्रणाम नदीनाम संगम एव प्रयाग त्रिवेणी अपि कथ्यते। प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए प्रयाग को जो है वो त्रिवेणी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है प्रयागे कह प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत्, प्रयाग में किसने यज्ञ किया था। तो प्रजापति ब्रह्मा ने वहाँ पर यज्ञ किया था। स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं कि प्रयागः प्रजापति ब्रह्मा प्रकृष्टम यज्ञम अकरोत् अस्या पुण्यभूमि नाम प्रयाग जातः। तो प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ किया गया था, इसीलिए इस पुण्य भूमि का नाम प्रयाग जात। प्रयाग, प्र शब्द का अर्थ होता है प्रजापति, याग यानी यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा है। नेक्स्ट हमारा जो है शिक्षण बिंदु है वो है मूल्यांकन प्रश्न। शुद्धोत्तरम चिनुत, शुद्ध उत्तर का चयन कीजिए। त्रिवेणी संगमे कति संगम भवति, त्रिवेणी जो है संगम पर कितनों का संगम होता है, तो तिस्र 3 का होता है। दूसरा प्रश्न है का नदी गुप्ता तिष्ठति, कौन सी नदी गुप्त रूप में बहती है, तो इसका उत्तर है सरस्वती। अगला है मूल्यांकन के अंतर्गत रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ब्रह्मा अत्र प्रकृष्टम अकरोत, उत्तर है इसमें भोजनम यज्ञम, ब्रह्मा ने यहाँ पर किया था, भोजन किया था या यज्ञ, तो हम सबको पता है यज्ञ किया था। दूसरा प्रश्न है वस्तुतः डैश डैश योग भूमि ही अस्ति, तो योग भूमि किसे कहा गया है, प्रयाग को। अगला है मूल्यांकन के अंतर्गत एक वाक्येन उत्तरम ददातु, एक वाक्य में उत्तर देना है। के द्वे नद्ये अत्र प्रत्यक्षतया मिलतः, कौन सी 2 नदियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं, तो गंगा यमुना। गृह कार्यम अस्य पाठस्य सारांशः स्वशब्देषु लिखतः, छात्रों को जो है वो ये जो भी पाठ पढ़ाया है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखने के लिए गृह कार्य दिया गया है। अब इसके बाद हमें खास ध्यान रखना है कि पर्यवेक्षक टिप्पणी, हमने जो पाठ पढ़ाया है, हमारा जो पर्यवेक्षक जो उसे देख रहा है उसके पास में हमने क्या कमियां रही इसमें और क्या अच्छाइयाँ और नई जोड़ सकते हैं,
वो उससे लिखवाने के लिए न भूलें, ज़रूर लिखवाएं। अगर पर्यवेक्षक उपस्थित नहीं है तो आपका कोई छात्राध्यापक अन्य कोई आपके साथ में वहाँ पर दे रहा है ड्यूटी, तो उससे भी आप उसकी कुछ टिप्पणियाँ लिखवा सकते हैं। और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं, ये भी भूलना नहीं है।